कभी कभी किसी व्यक्ति के लिए जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी जिंदा रहने से ज़्यादा मरना आसान लगने लगता है। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो हमेशा उदास रहते हैं, तनाव में रहते हैं और उसकी वजह से उन्हें जीवन में कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। आए दिन हम ऐसे लोगों को देखते हैं और हमारे आसपास ऐसी दुखद घटनाएं घटती रहती हैं और इन सब के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है डिप्रेशन, यानी कि मानसिक अवसाद। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक एनएलपी कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेसर, मास्टर हिप्नोटिस्ट और हीलर हूं और आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, डिप्रेशन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज हर घर में देखा जा सकता है। एक बहुत बड़े सर्वे के अनुसार हर तीसरा इंसान डिप्रेशन से ग्रसित है। आज डिप्रेशन इतना कॉमन हो चुका है कि साइंटिस्ट ने इसका नाम रख दिया है कॉमन कोल्ड ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कि ये एक खांसी जुकाम की तरह आम बीमारी हो चुकी है। कभी तो हम छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं और कभी बहुत छोटी बात पे खुश, और इसी वजह से आजकल लोग छोटे मोटे दुख को भी डिप्रेशन कहने लग गए हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। डिप्रेशन एक नॉर्मल सैडनेस से पूरी तरीके से अलग है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको समझते हैं। डिप्रेशन ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उदासी महसूस होने लग जाती है। वो हमेशा अकेलापन, सेल्फ एस्टीम की कमी से जूझता रहता है और उसको बहुत बुरे ख्याल आते हैं। वो धीरे धीरे समाज से कटने लग जाता है, उसको भूख बहुत कम लगने लगती है और नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाती है और वो बहुत लो फील करने लग जाता है। आमतौर पर कुछ समय के लिए लो फील करना ये एक सामान्य बात है, लेकिन अगर ऐसी फीलिंग बहुत समय तक रहे और ये आपका साथ ना छोड़े तो ये मानसिक अवसाद, डिप्रेशन हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन बड़ा नीरस सा होने लग जाता है, उसे बड़ा खाली खाली सा महसूस होने लग जाता है। ना दोस्त अच्छे लगते हैं, ना काम में मन लगता है। लाइफ मानो होपलेस होने लग जाती है और अगर किसी ने कोई पॉजिटिव बात भी कही तो वो बहुत नेगेटिव जैसी लगती है। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे समय पर हमें समझना है और ज़रूरत है डिप्रेशन के लक्षणों और इसके कारणों को जानने की और फिर इसका इलाज करने की। तो चलिए एक कंपैरिजन, एक मैच करते हैं आपकी करंट पर्सनालिटी को इन सिम्टम्स से, जो कि आपको मदद करेगा इस बीमारी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। डिप्रेशन के लक्षणों की अगर हम बात करें तो या तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आती है या बिल्कुल नींद आना बंद हो जाती है। कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लग जाती है और इसकी वजह से जो काम पहले व्यक्ति बहुत आसानी से कर लेता था, उन कामों को करने में भी बहुत मुश्किल होने लग जाती है। व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश करे लेकिन उसको कंटिन्यूअस निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और एक तरह से वो नकारात्मक में घिरता चला जाता है। उसको भूख लगना बंद हो जाती है या कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है और वो इमोशनल ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका धीरे धीरे वजन भी बढ़ने लग जाता है। ऐसे में व्यक्ति पहले से कहीं ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। और जो लोग शराब पीते हैं वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देते हैं और स्थिति इस तरह से गंभीर होती जाती है कि एक वक्त आता है जब व्यक्ति को लगता है कि ये ज़िंदगी जीने लायक नहीं है और उसकी वजह से उसको कंटिन्यूअसली सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं और कई बार ऐसे भावनाओं में बहकर कोई व्यक्ति अपने साथ कुछ गलत भी कर लेता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है ये एक रेड अलर्ट है, हमें तुरंत अपना इलाज कराना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या किसी भी तरह की काउंसलर से हमें तुरंत मिलना चाहिए। कुछ बीमारियों के बड़े ही सटीक से इलाज होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो वो इंसुलिन ले सकता है, कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर किसी को एपेंडिसाइटिस है या स्टोन है तो उसकी सर्जरी की जा सकती है। लेकिन इस लिहाज से अगर देखा जाए तो डिप्रेशन थोड़ा सा एक ज़्यादा जटिल बीमारी है, क्योंकि इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि इसका एक कारण है कि ये सिर्फ मस्तिष्क के केमिकल इम्बैलेंस होने के कारण नहीं हो सकता, इसकी अन्य जैविक रीज़न भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं और कई बार इसके कारण सामाजिक भी होते हैं।
अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इससे पता चलता है कि हम किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हम कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ तक कि हमारे समस्याओं को हम कैसे हैंडल करते हैं, ये भी हम अपने मेंटल स्टेट से पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिप्रेशन के होने के चांस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि डिप्रेशन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, जो इमोशंस हम क्रिएट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में जाने की वजह से, उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे अंदर एक किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है और ऐसे कारणों की वजह से ही धीरे धीरे वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रूप लेना शुरू कर देता है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन होता है या उसको किसी भी तरह की सोशल सपोर्ट की कमी रहती है। कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत बड़ा कारण होता है एक व्यक्ति के तनाव में आने के और बाद में डिप्रेशन में चला जाने का, जिसकी वजह उसकी बेरोजगारी भी हो सकती है। कुछ लोग किसी एक विशेष परिस्थिति में बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स देने के समय पर या इंटरव्यू देने के समय पर या पढ़ाई करने के समय पर या बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देने में, और इसके कारण से भी उनको धीरे धीरे एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ जब लोगों के रिलेशनशिप गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं और रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं होते, लोगों के वैवाहिक जीवन में खटास आ जाती है, उनका बचपन खराब होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं और बहुत खराब उनका बचपन गुजरता है और उसकी वजह से कंसिस्टेंटली उनके अंदर एक किस्म का तनाव रहता है और इस तनाव के कारण भी उनको डिप्रेशन हो सकता है। खास तौर पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, किसी भी नशीली वस्तु का सेवन करते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन की हो जाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पॉसिबिलिटी कि वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाएं। और उसके अलावा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक्स होते हैं या हमेशा वर्क प्रेशर में रहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी इसके होने की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में डिप्रेशन के केसेस अधिक पाए जाते हैं और इसकी वजह है हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। चलिए अब बात करते हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की। अगर हम डिप्रेशन को ठीक करने की बात करें तो उसमें दवाइयों से भी ज़्यादा कारगर हो सकता है डिप्रेशन को सही तरीके से पहचानना और डिप्रेशन के कारण को जानना, क्योंकि अगर हम डिप्रेशन के कारण को अगर सही तरीके से जान पाए तो उसका इलाज करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन का कारण उसकी नौकरी है, जिसमें नौकरी छूट जाना या बहुत ज़्यादा प्रेशर वर्क का होना, तो उस कंडीशन में उसको अगर एक नई नौकरी मिल जाए और उसकी परिस्थिति को बदल दिया जाए तो उसके डिप्रेशन से स्वतः ही बाहर आ जाने के कारण तैयार हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन का कारण अकेलापन है तो उसको मित्रों से ज़्यादा मेल जोल रखना, इसके अलावा कोई अच्छी सी हॉबी जो उसको पसंद है उसको परस्यू करना, जिसके कारण से उसकी मानसिक स्थिति में तुरंत बदलाव आता है और उससे डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिलती है। और इसीलिए ऐसे केसेस में जिनमें कुछ खास कारण है और हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति क्यों लो फील कर रहा है, तो उनकी परिस्थितियों को बदलने से अवसाद से छुटकारा पाने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। ऐसे केसेस जहां हमें परिस्थितियों के बारे में एक अनुमान होता है, वहां अवसाद से छुटकारा पाना बहुत आसान हो जाता है बिना दवाई के। विलियम जेम्स ने बिल्कुल ठीक कहा है, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन चेंज हिज एंटायर लाइफ बाय चेंजिंग हिज एटीट्यूड ऑफ माइंड। जिस प्रकार अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं, उसी तरीके से इस बीमारी को पार पाने के लिए भी अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई तरीका एक व्यक्ति के केस में काम आ रहा है तो वही दूसरे के केस में भी कारगर होगा। यदि हमें खुद में या किसी जानकार व्यक्ति में इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमारे को ट्रीटमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा वक्त लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम डिप्रेशन को पार पा सकते हैं, लेकिन दवाई हमारे लिए हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए। इसके लिए हम अपना एक सोशल सपोर्टिंग सिस्टम बिल्डअप कर सकते हैं। हमें लाइफस्टाइल में अगर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो लाइफस्टाइल चेंज करने से भी हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं।
रिश्तों में अगर प्रॉब्लम होने की वजह से डिप्रेशन है तो रिश्तों में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। हेल्दी फूड खाना, इमोशनल स्किल्स बिल्डअप करना और नियमित व्यायाम करना, ये तो हर व्यक्ति के लिए अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये तो हमें करना ही चाहिए। डिप्रेशन के बहुत सारे अलग तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें थेरेपीज, दवाइयाँ, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, जो कि बहुत सारी अलग अलग मोडालिटीज से होते हैं। इसमें यह हमें तय करना पड़ता है कि कौन सा तरीका यूज़ करना है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उस बीमारी के कारण क्या है। आजकल एक फैशन सा चल पड़ा है, अगर कोई व्यक्ति जरा सा भी लो फील करता है तो वो कहने लगता है मैं आज बहुत डिप्रेशन में हूँ। हमें ये शब्द डिप्रेशन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि मैं कहूँ कि हमारे को अपनी बोलचाल की भाषा में तो इसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बार बार अपने आप से कहते हैं हम डिप्रेशन में हैं तो इसका सीधा सीधा असर हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है और वो धीरे धीरे उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है। इसके अलावा हमें हमेशा अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना चाहिए जो बहुत सकारात्मक हों, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे कि हमारे अंदर हमेशा सकारात्मक विचार बने रहें और हम नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव माइंडसेट से बहुत दूर बने रहें। किसी ने सही कहा है कि अगर एक बार हमने उम्मीद का चुनाव कर लिया तो उसके बाद कुछ भी संभव है। इसलिए जिंदगी में आई किसी भी छोटी से छोटी नाउम्मीदी से घबराएं नहीं, कोई ऐसी मुश्किल परिस्थिति में डरे नहीं। ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन ये वक्त भी बदल जाएगा। अब आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिनसे डिप्रेशन को बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है, और वो भी पूरी तरीके से नेचुरली, बिना दवाइयों के। इसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसी टेक्निक्स जो कि माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए काम आती हैं, बहुत ही कारगर पाई गई है। इसके अलावा हिप्नोथेरेपी, और कभी कभी अगर वो डिप्रेशन किसी पास्ट लाइफ इशू के कारण है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी थेरेपीज भी इसमें बहुत कारगर होती हैं। इसके अलावा कुछ लोग हीलिंग मोडालिटीज़ जैसे कि रेकी हीलिंग और चक्रा हीलिंग की बैलेंसिंग से भी अपने आप को बहुत जल्दी रिवाइव महसूस करते हैं। अब जब हम बात करते हैं हिप्नोथेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन या एनर्जी हीलिंग की, तो एक बात को समझना ज़रूरी है। हम डिप्रेशन को किसी बीमारी की तरह नहीं देखते, बल्कि उसकी लक्षणों के माध्यम से समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति में किसी विशेष तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो किसी एक परिस्थिति में जाकर डर रहा है, उसको किसी एक परिस्थिति में जाकर स्ट्रेस महसूस हो रहा है, या वो किसी परिस्थिति से बचने की कोशिश कर रहा है, तो हम सीधे सीधे उस परिस्थिति के ऊपर काम करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसी बातें, ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहां पर हम कंटिन्यूसली काफ़ी समय तक उदास रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं। इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे हैप्पी हार्मोन्स जैसे कि डोपामिन रिलीज होना कम हो जाते हैं या एक अजीब स्थिति में रिलीज होना शुरू कर देते हैं, जैसे कि किसी तरह का नशा करने पर आदि आदि। तो ऐसे समय पर अगर नेचुरल हार्मोन रिलीजेस नहीं होंगे तो व्यक्ति अपने आप को बहुत लो फील करेगा, और इसीलिए उसके जो लिमिटिंग पैटर्न्स हैं, लिमिटिंग थॉट्स हैं, और ऐसे इमोशंस और ऐसे विचार जो उसको बहुत लो महसूस कराते हैं, उनको तुरंत ब्रेन प्रोग्रामिंग के माध्यम से बदल दिया जाता है, जैसे कि एक स्विच के माध्यम से किसी सिचुएशन को बदल दिया गया हो। और ये कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में ही हो जाता है, और जिसकी वजह से उसके तुरंत बाद आदमी अपने आप को एक नई दुनिया, एक नई परिस्थिति में महसूस करता है। कई बार ऐसा पाया गया है कि कोई व्यक्ति बहुत डीप डिप्रेशन में है, वो कुछ ही मिनटों में पूरी तरीके से इस डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। हमारी अपनी लैंग्वेज जो हम खुद से बोलते हैं और दूसरों से बोलते हैं, ये भी हमारे अवचेतन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, और जिसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे स्टेट ऑफ माइंड पर होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप से बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा है तो उस स्थिति को भी बदलना पड़ेगा। एनएलपी के जो लैंग्वेज पैटर्न्स हैं वो पूरी तरीके से एक व्यक्ति को हिप्नोटिक पावर देते हैं, हिप्नोटिक लैंग्वेज, ताकि वो अपने सबकॉन्शियस को हैक कर सके और पूरी परिस्थिति को बदल सके। उसी में एक पैटर्न है मेटाफर्स। मेटाफर बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, और ये किसी भी व्यक्ति को सिर्फ बातचीत करते करते ही अपने एक नए स्टेट ऑफ माइंड में लेके आ सकता है।
लेकिन इसके लिए जो थेरेपिस्ट है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, और अगर वो प्रभावी तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना जानता है तो वो बातों बातों में ही किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से डिप्रेशन से बाहर ला सकता है, क्योंकि वो उसका जो सबकॉन्शियस पैटर्न है उसकी चेन को ब्रेक कर देता है और एक नया पैटर्न बिल्डअप कर देता है। इसके अलावा एनएलपी की टेक्निक्स जैसे कि रीफ्रेमिंग और गाइडेड मेडिटेशंस भी बहुत मददगार साबित होते हैं। अगर आप एनएलपी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि एक बहुत ही आसान तरीका है जिसमें कंप्यूटर की तरह हम अपने माइंड को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, और ये भी होता है कुछ ही मिनटों में। तो अगर आप एनएलपी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी इनमें से किसी लक्षणों से ग्रसित हैं और आपको मदद की ज़रूरत है, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा डालते रहते हैं। बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसको मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद कीजिए, क्योंकि एक अच्छी मेंटल हेल्थ ना सिर्फ हर इंसान का अधिकार है बल्कि उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर मन अच्छा नहीं होता तो उसको दुनिया भी अच्छी नज़र नहीं आती है। इसलिए हमेशा कहता हूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। तब तक, जब तक हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, गुड बाय एंड थैंक यू।